हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का वापस टाइम सेवर कोर्स में। बच्चों आज हम प्रारंभ करने वाले हैं हमारे 12th क्लास का एक चैप्टर जिसका नाम है धातु कर्म, या उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटलर्जी। ओके, तो आइए हम प्रारंभ करते हैं हमारे धातु कर्म वाले चैप्टर को जिसका नाम होता है मेटलर्जी। तो ये बच्चों 12th का चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पर हमें केमिकल बॉन्डिंग का भी थोड़ा टच मिलेगा, पी ब्लॉक का भी थोड़ा टच मिलता है। तो हम नोट करते हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है मेटलर्जी। हेडिंग लिखेगा बड़े बड़े शब्दों में धातु कर्म। हिंदी में इसको हम कहेंगे धातु कर्म। चाहे AEEE हो चाहे टेक एग्जाम हो, एक दो प्रश्न हमेशा पूछे आते हैं इस चैप्टर से, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 12th का चैप्टर हमने बताया कि 12th का चैप्टर है। और जो धातु कर्म की हम बात करें, यहाँ पर धातु कर्म इसका मीनिंग हुआ कि मुझे धातु का निष्कर्षण करना है, धातु को मुझे प्राप्त करना है। तो धातु हम कहां से प्राप्त करेंगे बच्चों? खनिजों से या फिर अयस्क से। ठीक है, तो खनिज या अयस्क से धातु निष्कर्षण की जो प्रोसेस होता है उस विधि को मैं बोलता हूं धातु कर्म कहता हूं। ठीक है, तो भाई हम बात करें कि धातु का जो निष्कर्षण है वो हम कहां से करेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रश्न अपने पास में कि धातु का जो मुख्य स्रोत होता है बच्चों वो होता है खनिज। ठीक, क्या होता है बच्चों? खनिज। और खनिज से मिलते हैं मुझे वहां पर अयस्क प्राप्त होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि खनिज और अयस्क के द्वारा हम धातु का निष्कर्षण आसानी से कर सकते हैं। तो भाई खनिज और अयस्क में दोनों में क्या अंतर है? क्या दोनों सेम होते हैं? क्या हम ये जानते हैं कि दोनों से धातु मिलते हैं? तो वो दोनों का नाम हमने अलग अलग क्यों बोला है? तो आइए हम प्रारंभ करें धातु कर्म को खनिज और अयस्क की परिभाषा के साथ में। ठीक है, तो हमने नोट किया। सबसे पहले यहां पर हम लिखना चाहेंगे खनिज की परिभाषा, कि खनिज क्या होते हैं। तो आप लिखिए यहाँ पर खनिज, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मिनरल्स। नंबर 1 पे हम परिभाषित करेंगे यहाँ पर मिनरल्स को, और मिनरल्स के साथ हम देखते हैं यहाँ पर अयस्क की बात करेंगे साथ में। ये होते हैं ऑर्ड्स, अयस्क। तो ये मिनरल्स और अयस्क की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हिंदी में मिनरल्स को हम खनिज बोलते हैं और ऑर्ड्स को हम हिंदी में कहते हैं बच्चों अयस्क कहते हैं। दोनों में हम अंतर देखते हैं विद परिभाषा के साथ में। तो बच्चों जैसा हम आपको बताएं कि अयस्क और खनिज दोनों ही हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में, मतलब अंदर की तरफ पृथ्वी में यदि हम खुदाई करें तो वहां पर हमें काफी सारे धातुओं के स्रोत मिलते हैं, काफी सारे हमें खनिज और अयस्क प्राप्त होते हैं। तो भाई जब आप पृथ्वी की खुदाई करेंगे, पृथ्वी की चट्टानों की खुदाई करते हैं, तो वहां पर आपको भूपर्पटी के अंदर क्या मिलेंगे? मिनरल्स और खनिज मिलते हैं। अब दोनों में क्या अंतर है आइए हम देखें। और जो हम यहाँ पर एक चित्र द्वारा इसको समझना चाहेंगे कि हमने यहाँ पर, ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर हमने माइंस यानी खान से हमने यहाँ पर एक स्टोन को बाहर निकाला। ठीक है, ये पृथ्वी, भाई पृथ्वी पर पौधे उधे उगे हुए हैं, पेंटिंग कर रहा है थोड़ी सी। यहाँ पर हमने ये एक स्टोन बाहर निकाला है और एक स्टोन हमने और बाहर निकाल दिया। दो हमने यहाँ पर बड़े बड़े स्टोन यानी पत्थर को बाहर निकाला है, इसमें धातु की संभावना हमें लगी तो हमने इनको बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब भाई हमने क्या किया, इस स्टोन जो बड़ी साइज का है इसको विभिन्न प्रक्रम से, प्रोसेस से गुजारा, बारीक पीसा, केमिकल मिलाए, बहुत सारे हमने यहाँ पर विधियां प्रोसेस को फॉलो किया और फाइनली मुझे यहाँ पर धातु प्राप्त हो चुका है। मान लेते बच्चों ये हमारे पास में 1000 kg का था, 1000 किलो का है ये, और मुझे यहाँ पे मिल रहा है क्या? धातु प्राप्त हुआ है। और धातु की जो मात्रा है वो मुझे मिलती है कितनी? यहाँ पर 100 ग्राम मिलती है। कितनी मिली भाई? 100 ग्राम मिली। 1000 kg का स्टोन को आप लेके भी गए, उसको बारीक पीसा भी होगा आपने, फैक्ट्री में ले जाकर उसके अंदर केमिकल भी मिलाए गए, गर्म भी किया होगा, ठंडा भी किया होगा, काफी सारे प्रोसेस किए होंगे, जब जाकर आपको बच्चों मात्र 100 ग्राम का ही क्या मिला? अब धातु प्राप्त हुआ। और इस प्रोसेस में, मतलब धातु को प्राप्त करने में आपको खर्चा भी ज्यादा लगा। ठीक है, समय भी ज्यादा लगा यहाँ पर, और ये आर्थिक रूप से क्या उपयोगी है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पैसा भी ज्यादा खर्च हो चुका है। तो इस प्रकार के जो स्टोन हमने निकाले, पत्थर हमने बाहर निकाले, इनको हम बोलते हैं खनिज। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको हम खनिज नाम देते हैं। अब हम बात करें
दूसरे स्टोन की मान लेते हैं, यहाँ पर ये 1000 kg का है और इसको भी आप फैक्ट्री में ले आते हैं। फैक्ट्री में ले जाकर आप इससे धातु कर्म विधि के द्वारा धातु को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर 1000 kg था, आपने प्रोसेस क्रॉस किया, यहाँ पर प्रोसेस से गुजारा है, इसको बारीक पीसा, केमिकल मिलाए, गर्म किया, ठंडा किया, कुछ और केमिकल मिलाए, फाइनली आपको यहाँ पर धातु फिर से प्राप्त हो चुकी है। आपको मिली क्या बच्चों, यहाँ पर धातु प्राप्त हो चुकी है और इस बार में धातु मिलती है बच्चों 700 kg हमें धातु प्राप्त हो जाती है। 700 kg काफी अधिक मात्रा में, किलोग्राम में हम बात कर रहे हैं, ग्राम में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 700 kg मुझे धातु प्राप्त हो रही है। इसका मीनिंग है कि हमारे लिए काफी उपयोगी है ये वाला पत्थर। ठीक है, ये वाला जो हमने खनिज निकाला है ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस खनिज को अब मैं बोलूंगा यहाँ पर अयस्क, क्योंकि इसके द्वारा हमें धातु की मात्रा अधिक मिलती है, प्रोसेस काफी आसान भी हमें लगेगा, पैसा भी थोड़ा कम खर्च होगा पहले वाले की तुलना में। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो अयस्क होते हैं वो क्या होते हैं, काफी इजी होते हैं, उनसे धातु का निष्कर्षण काफी इजी होता है, सुविधाजनक होता है, आर्थिक रूप से सही भी होता है। जबकि जो खनिज है इनमें धातु की मात्रा भी काफी कम होती है, सुविधा उपयोगी भी नहीं होता है, आर्थिक रूप से सही भी नहीं होता है। ठीक है, तो हमने दोनों का परिभाषित कर दिया है। तो हम परिभाषा यहाँ पर लिखना चाहेंगे एक बार। तो देखिए परिभाषा के अनुसार क्या लिखा हमने कि मिनरल्स या खनिज की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो हमने लिखा यहाँ पर इनके द्वारा धातु का निष्कर्षण आर्थिक रूप से व सुविधाजनक नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हमने बोला था आपसे खनिज से जो हमें धातु की मात्रा मिलेगी उसका अमाउंट भी काफी कम है। 1000 kg से मुझे मात्र 100 ग्राम धातु मिला। इसका मीनिंग क्या हुआ कि खनिज में धातु की मात्रा हमें बहुत कम मिलती है। तो लिखा हमने यहाँ पर इनमें धातु की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ओके, तो यहां पर धातु की मात्रा में काफी कम मिलती है किसके अंदर, खनिज के अंदर। इसका जस्ट अपोजिट हमने बात करी अयस्क की। अयस्क के भी खनिज थे लेकिन उनमें हमें धातु की मात्रा अधिक मिल रही है और यहां से धातु का निष्कर्षण करना काफी आसान है, आर्थिक रूप से सही भी है और सुविधापूर्वक भी है। तो हमने लिखा है परिभाषा के अनुसार इनके द्वारा धातु का निष्कर्षण आर्थिक रूप से व सुविधा पूर्वक होता है। आर्थिक रूप से भी सही है और सुविधापूर्वक भी ये हमें मिलेगा। तो यहाँ पर धातु का जो मात्रा है वो भी हमें काफी ज्यादा मिलने वाली है। तो हम लिख सकते हैं इनमें या इनसे धातु की मात्रा भी बहुत अधिक प्राप्त होती है, ओके। तो आपने देखा कि हमारे लिए उपयोगी कौन हुआ बच्चों, यहां पर हुआ अयस्क हुआ। यहां पर हमारे लिए काफी उपयोगी कौन है बच्चों, यहां पर हमारे लिए यहां पर उपयोगी है अयस्क, ना कि खनिज। ठीक है, आगे हम बात करें यहां पर। तो देखिए यहां पर नेक्स्ट पर हमें यहां पर एग्जाम्पल लिखना चाहिए इसका। यदि हम बात करें बच्चों अयस्क की तो एग्जाम्पल देख सकते हैं यहां पर। जैसे मेरे पास में एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क। एल्यूमिनियम का अयस्क काफी फेमस है, यहाँ पे एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। नाम है इसका बच्चों BAUXITE,
बॉक्साइड अयस्क की हम बात करें और की हम बात कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला हुआ Al2O3.2S2। तो भाई एल्यूमिनियम का जो अयस्क है उसका हमने सूत्र लिखा है Al2O3 2S2O। ये बॉक्साइड अयस्क है जहां पर एल्यूमिनियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है और इससे एल्यूमिनियम को प्राप्त करना काफी सुविधापूर्वक होता है, काफी आसानी से हम एल्यूमिनियम को प्राप्त कर सकते हैं इसके द्वारा। नेक्स्ट बच्चों हम बात करें यहां पर आते हैं खनिज की बात करें कि एल्यूमिनियम का खनिज कौन सा अपने पास में है। तो देखिए यहां पर एल्यूमिनियम का खनिज एल्यूमिनियम का खनिज की हम बात करें यहां पर तो हमने लिया CaLa क्ले को, क्ले का मीनिंग होता है मिट्टी, मिट्टी में मुझे मिलेगा Al2O3.2 SiO2 and 2H2O। तो देखा आपने कि यहाँ पर जो क्ले है ये खनिज है, मिट्टी के अंदर हमें एल्यूमिनियम तो मिल जाएगा, साथ में हमें यहाँ पर सिलिका की मात्रा भी अधिक मात्रा में मिलेगी। और सिलिका की मात्रा अधिक मात्रा में है तो एल्यूमिनियम की मात्रा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी तो यहाँ पर धातु का जो अमाउंट है, मात्रा है, वो हमें कम प्राप्त होगा। अतः ये जो क्ले है ये एल्यूमिनियम का क्या है, खनिज है, जबकि हमारा जो बॉक्साइड है वो क्या है, ये इसका अयस्क होगा और होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दिया है, फाइनली हमने बोल दिया है कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जितने भी खनिज हैं क्या सब ये अयस्क हो सकते हैं? नहीं। हाँ, जितने भी अयस्क थे वो सब पहले क्या थे, खनिज हम उसको कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं अतः सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो भाई जितने भी आपको मिलेंगे अयस्क वो पहले खनिज ही थे, हमने उसको मात्रा देखी वहां पर धातु की तो पता लगा कि ये अयस्क है, तो उसको हम खनिज बोल सकते हैं। लेकिन सभी खनिज को हम अयस्क बोलें ये उचित नहीं होगा। तो बच्चों ये हुआ आपके पास में अयस्क और खनिज की परिभाषा हमने बता दी आपको। अगली हम बात करें कि हमारे पास जो उपयोगी यहाँ पर है दोनों में से, वो होते हैं अयस्क। तो अयस्क कैसे होते हैं, कहाँ मिलते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम। तो नोट किया अयस्क के प्रकार में, अयस्क के प्रकार। बच्चों अयस्क के दो प्रकार देखे जाते हैं भूपर्पट्टी के अंदर, पृथ्वी की सतह पर जब हमें माइंस मिलती है वहां पर हमें दो प्रकार से खनिज हमें दिखाई देते हैं। कौन से? एक दिखाई देता है बच्चों हमें नेटिव स्टेट। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ नेटिव, जन्मजात अवस्था में, जन्मजात अवस्था वाले, या इनको हम एक नाम और दे सकते हैं मुक्त अवस्था वाले क्या अयस्क। भाई नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट मतलब मुक्त अवस्था की बात करें तो यहां पर जो धातु होंगे बच्चों वो हमें पृथ्वी के अंदर मिलेंगे, भूपर्पट्टी के अंदर मिलेंगे, लेकिन धातु किसी से भी बंध बना के नहीं रहेगा, वो अन्य परमाणु से कोई बंध नहीं बनाता है, वो मुक्त अवस्था में ही जमीन के अंदर में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर एग्जांपल हम ले सकते हैं। यहाँ पर मुक्त अवस्था वाले एग्जांपल अपने पास में है प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, मरकरी आदि। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे क्या होते हैं, जमीन के अंदर आपको मुक्त अवस्था में मिलेंगे। ये किसी अन्य धातु साथ में कोई यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं, तो इनका डिस्कशन काफी आसान होता है। इनको हमें बारीक इसका थोड़ा साफ करके केमिकल मिला के इनको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये मुक्त अवस्था में, और इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, नोबल धातु के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सामान्य ताप दाब पर किसी अन्य से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, बोला
ये सभी मुक्त अवस्था में होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं। तो यदि आपको कहीं सोने की खान मिलती है तो वहां पर आपको सोना डायरेक्ट प्राप्त होगा। आप उसको थोड़ा सा केमिकल मिलाकर साफ कर सकते हैं, बाकी आपको वहां पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बात आते हैं आयस्क के दूसरे प्रकार में। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर अपने पास मिलता है आणविक रूप में अयस्क। आणविक रूप में अयस्क, इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहां पर जो धातु हमारे पास होगा वो एक अणु के रूप में होगा और वो बो प्रॉपर्टी के अंदर अन्य धातु के साथ में बॉन्डिंग बनाकर जुड़ा रहता है, जैसे इसको पृथक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आणविक रूप में अयस्क की हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा बच्चों अयस्क है वो कई प्रकार के तत्वों से परस्पर जुड़ा होता है, जैसे मुख्य रूप से ऑक्सीजन से, या फिर हम बात करें सल्फर से, या फिर हम बात करें हाइड्रोजन से। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं 3 प्रकार से जुड़ा हो सकता है। आणविक रूप में जो अयस्क है वो 3 प्रकार से हमें दिखाई देंगे, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ अयस्क या धातु, या फिर सल्फर से जुड़ा हुआ धातु या अयस्क, या फिर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ अयस्क या धातु की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर स्पेस कम है, जगह कम है, इसलिए हम इसको वहां पर नोट करना चाहेंगे। तो आपने इसको नोट किया, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां पर देखा सेकंड नंबर का प्रकार, पहला प्रकार हम देख चुके हैं। नंबर 2 वाला प्रकार की हम बात करें अभी, आणविक अवस्था वाले अयस्क। तो यदि बच्चों हमारा जो धातु है जिसको हमें प्राप्त करना है, यदि वो ऑक्सीजन से जुड़ गया तो वो ऑक्सीजन कंटेनिंग अयस्क कहलाएगा, मतलब ऑक्सीजन से संयुक्त क्या कहलाएगा, वो अयस्क कहलाएगा। तो हमने यहां पर लिखा कि यहां पर हमारा जो अयस्क है ऑक्सीजन संयुक्त अयस्क कहलाता है। अयस्क की हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ अयस्क की हम बात करते हैं। तो भाई ऑक्सीजन से यहां पर मुझे धातु को जोड़ना है, वो अयस्क का निर्माण करना है। तो भाई ऑक्सीजन से जोड़ने पर हमें विभिन्न प्रकार के यहाँ पर अयस्क मिलेंगे। जैसे यदि मैं सिंपल ऑक्सीजन परमाणु को जोड़ता हूं धातु के साथ में तो हमें मिलेगा वहां पर क्या, ऑक्साइड प्रकार के अयस्क मिलेंगे। कौन से बच्चों, ऑक्साइड प्रकार के अयस्क। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पहले नंबर पर ऑक्साइड अयस्क, ऐसे अयस्क जहां पर ऑक्सीजन जुड़ी होती है धातु के साथ में, वो बनाते हैं, ऑक्साइड अयस्क का निर्माण करते हैं। काफी सारे अपने पास में है, जिसका यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल नोट किया। नंबर 1 L2O3.2H2O, ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर नाम क्या हुआ इसका, BAUXITE, बॉक्साइड अयस्क। हमने बताया यहाँ पर पहले भी लिख चुके हैं इसको हम। ऑक्साइड अयस्क में बच्चों हम दूसरा और कोई बात करें तो यहाँ पर अपने पास में है Cu2O, ये हो गया अपने पास में क्यूप्राइट अयस्क है यहाँ पर ये। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह से हम काफी सारे यहाँ पर ऑक्साइड वाले अयस्क बता सकते हैं। अभी हम इसकी पूरी लिस्ट लिखेंगे। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 1 या 2 एग्जाम्पल लिख दिए हैं। बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ में यदि हमने जोड़ा है धातु को तो यहाँ पर वो नाइट्रेट के रूप में भी हमें दिखाई देगा, नाइट्रेट अयस्क। नाइट्रेट के रूप में जैसे हमने नोट किया NaNO3, यहां भी आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। NaNO3 का नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ CHLI, चिली, सॉल्ट, हीटर, यह हमने नोट किया।
KNO3, इसका नाम हो गया इंडियन सॉल्ट पीटर। तो यहां पर हमने देखा कि हमारा जो ऑक्सीजन नाइट्रेट ग्रुप में यहां पर जुड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बच्चों इसके अलावा हम बात करें यहां पर नेक्स्ट, तो यहां पर मुझे दिखाई देगा ऑक्सीजन किस रूप में, कार्बन के रूप में, कार्बोनेट एस की हम बात कर रहे हैं। कार्बोनेट एस में हमने नोट किया है, कोई भी एक एग्जांपल नोट कर सकते हैं यहां पर हम, जैसे अपने पास में है हम लिख सकते हैं कैल्शियम का कार्बोनेट 0.mgCO3। तो देखिए आप धातु ने क्या किया, कार्बोनेट से जुड़ चुका है, जहां पर ऑक्सीजन भी हमें दिखाई दे रही है, और इस एसिड का नाम है डोलोमाइट। कैल्शियम और मैग्नीशियम का ये एसिड होता है। बच्चों यहां पर हम बात करें कार्बोनेट एसिड के अलावा यहां पर हम रख सकते हैं सल्फेट एसिड। ऑक्सीजन हमें सल्फेट के अंदर भी दिखाई देगी। एग्जाम्पल में आ सकते हैं, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट है 0.2H2 है, नाम आपको पता होगा, जिप्सम इसको हम कहते हैं। तो आपने देखा कि ऑक्सीजन विभिन्न प्रकार के आयन बनाकर हमारे धातु के साथ जुड़ जाएगी, और इन सबको हम ऑक्सीजन संयुक्त अयस्क के नाम से जानते हैं। ऑक्सीजन के में आप बता सकते हैं आगे हाइड्रोक्साइड भी बता सकते हैं, या आप फॉस्फेट अयस्क भी बता सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। अब आते हैं बच्चों हम बी नंबर के प्रकार पर। यहाँ पर हमने ए नंबर के प्रकार में ऑक्सीजन को जोड़ा है धातु के साथ में, हम जोड़ देते हैं बच्चों सल्फर को भी धातु के साथ में। तो हमने नोट किया बी नंबर के प्रकार जो संयुक्त अवस्था में मिलते हैं, और पहले नोट किया हमने बी नंबर में सल्फर संयुक्त अयस्क, सल्फर, और मुख्य रूप से यहां पर हम लेंगे सल्फाइड को। ठीक है, सल्फर में क्या है, सल्फाइड आयन की बात करें, सल्फाइड संयुक्त अयस्क। सल्फाइड संयुक्त अयस्क की हम बात करें यहां पर बच्चों, यहां पर ध्यान से देखिएगा कि यहां पर जो हमारा धातु है वो सल्फर मीन्स सल्फाइड आयन से जुड़ा आपको दिखाई देगा। जैसे कि हमने नोट किया ZnS को, PbS को, HgS को, या CuFeS2 को। ओके, ZnS का नाम जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड नहीं बोलेंगे यहां पर, हम इसको बोलेंगे बच्चों हम जिंक ब्लेंड। PbS का नाम क्या होगा बच्चों, गैलेना। HgS का नाम क्या होगा, उसका नाम होगा बच्चों सिनेबार अयस्क का नाम है। CuFeS2 का नाम क्या होगा बच्चों, कॉपर पायरेटिस या पायरेट इसको बोल सकते हैं हम, ये हो गया बच्चों अपने पास में कॉपर पायरेट। ठीक है, नेक्स्ट में पाते हैं ये हुआ सल्फाइड से संयुक्त हमारे अयस्क। नेक्स्ट अब हम एंट्री करें तो मुझे एक और प्रकार के यहाँ पर अयस्क दिखाई देंगे, जहां पर हमारा जो धातु है वो हेलोजन या हैलाइड आयन के द्वारा जुड़ा रहेगा। तो हमने लिखा हैलाइड संयुक्त अयस्क। ओके, हैलाइड संयुक्त अयस्क की बात करें यहां पर, जैसे कि हमारे पास में है AgCl को बच्चों हम बोलते हैं, अयस्क का नाम क्या है, HORN, हॉर्न, सिल्वर इसका नाम। नेक्स्ट यहां पर हम ले सकते हैं हैलाइड के अंदर Na3Lf6, यहां पर फ्लोराइड हमें दिखाई दे रहा है, इसका नाम हुआ क्रायोलाइट अयस्क। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से हैलाइड से जुड़े हुए अयस्क भी दिखाई देते हैं। तो मुख्य रूप से जो हमारा धातु है बच्चों वो जमीन के अंदर, भू प्रॉपर्टी के अंदर ऑक्सीजन से, सल्फाइड से, ये हैलाइड से जुड़कर इस प्रकार के अयस्क का यहाँ पर निर्माण कर सकता है। तो ये हुआ बच्चों टाइप ऑफ, और हमने पढ़ लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट अयस्क की हम बात करेंगे जो बार बार में इस चैप्टर में हमारे सामने आएंगे, जिनके हमें रासायनिक अभिक्रिया भी पढ़नी है और जिनका हमें
पृथक्करण भी करना है एस्क के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ पर एस्क की एक लिस्ट बना रखी है जो आपको शीट में मिल जाएगी, जो आपका पैकेज होगा उसमें मिल जाएगी आपको। फिर भी यहाँ पर हम मुख्य मुख्य एस्क एक बार लिखना चाहेंगे ताकि आप उनको याद रखें, क्योंकि वो बार बार हमारे इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर प्रारंभ किया मुख्य मुख्य एस्क में। हम सबसे पहले लेते हैं सोडियम का एस्क की हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास में सोडियम का एस्क, तो लिखा हमने यहाँ पर मुख्य एस्क की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके बच्चों, मुख्य एस्क में हम देखते हैं यहाँ पर पहले सोडियम के एस्क। सोडियम मीन्स Na। बच्चों सोडियम का जो एस्क है वो आपको इस पृथ्वी के अंदर जो मुख्य एस्क है वो होता है बच्चों क्या, सी वाटर, समुद्र का पानी। तो ध्यान रखेंगे समुद्र के पानी में हमें सोडियम मिलता है। नेक्स्ट में बातें हैं तो लिखा मैंने यहाँ पर नंबर 1 पर समुद्रीय जल, समुद्री जमीन Na आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट में हम बात करें यहाँ पर सोडियम के लिए, तो ये आप अपने पास में है Na2CO3.10H2O, इसको आप जानते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों क्या, वॉशिंग सोडा बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ये भी इसका एक एस्क है। सोडियम के अंदर हम देखते हैं आगे NaNO3, ये भी हमारे काम आने वाला है। तो यहाँ पर हमने नोट किया इसका नाम, अभी थोड़ी देर पहले लिखा हमने चिली सॉल्ट पीटर। ये नाम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम दिखाई देंगे, इसका हिंदी उच्चारण कुछ होता नहीं है। चिली सॉल्ट पीटर को हम चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं। ठीक है तो इसलिए मैं इसको इंग्लिश में यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। नेक्स्ट में आते हैं, ये हो गया अपने पास में सोडियम के हमने नोट किए वो एस्क जो इस चैप्टर में मुख्य रूप से काम आते हैं। बच्चों अब हम आते हैं यहाँ पर पोटेशियम के एस्क में। ठीक है, कुछ एस्क को आप याद कर लीजिए जो इस चैप्टर में बार बार काम आते हैं। पोटेशियम के एस्क में हम देखते हैं यहाँ पर KCl.MgCl2.6H2O। इस एस्क का नाम होता है बच्चों कार्नेलाइट। कार्नेलाइट इसको बोलते हैं। पोटेशियम के एस्क में हमारे पास में यहाँ पर एक और है KNO3, इसको बोलते हैं हम इंडियन सॉल्ट पीटर। ओके नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में हमने नोट किया आयरन के सॉल्ट, आयरन के एस्क जो सॉल्ट में हमें मिलेंगे। तो जो आयरन के एस्क काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना होगा। तो आयरन के एस्क में देखिए नंबर 1 पर है हेमेटाइट एस्क है, सबसे फेमस। यहाँ पर अपने पास में Fe2O3 नाम है हेमेटाइट एस्क। हेमेटाइट एस्क हमने नोट किया Fe3O4। Fe3O4 इसको बोलते हैं बच्चों हम मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ये एस्क हुआ अपने पास में Fe3O4, ये संयुक्त एस्क होता है FeO का और Fe2O3 का। तो ये हुआ बच्चों अपने पास में मैग्नेटाइट। नेक्स्ट में पाते हैं FeCO3 सिडेराइड्स, FeS2 सॉरी इसको बोलते हैं बच्चों हम आयरन पायराइट, इसका एक नाम और है फुल्स गोल्ड। फुल्स गोल्ड का मीनिंग क्या बच्चों, मूर्खों का सोना। ठीक है, इसका हिंदी में नाम बोल सकते हैं हम मूर्खों का सोना। तो भाई मूर्खों का सोना इसको हम क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं जब ये एस्क बच्चों फैक्ट्री में आता है तो रात्रि समय ये जो एस्क है वो सोने की तरह चमक उत्पन्न करता है। और जिस सोने की चमक की तरह ये चमक उत्पन्न करेगा तो वहां के जो कर्मचारी हैं, काम करने वाले हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई काफी सारी मात्रा में सोना आ चुका है, तो वो इसकी तरफ भागते हैं देखने के लिए। ठीक है, इसलिए इसको हम बच्चों मूर्खों का सोना कहते हैं। जब उनको पता लगता है कि ये भाई सोना नहीं है, ये तो FeS2 है,
आयरन पायरेटिस है, ये धातु आयरन का, एस के, ना कि सोने का। ठीक है, इस चीज को मूर्खों सोना कहते हैं। बच्चों नेक्स्ट पे आते हैं, कॉपर के एस्क भी काफी फेमस है। यहाँ पर जो काम आएंगे हमारे कॉपर के एस्क में लिखे, कॉपर में हम मुख्य रूप से बार बार काम में लेने वाले हैं CuFeS2 को। नाम क्या इसका? कॉपर पायरेटिस, या पायरेटिस को बोलते हैं। एक नाम और इसका चाल्को पायरेट भी इसको हम कहते हैं, या पायरेटिस इसको हम कह सकते हैं। Cu2O क्यूप्राइट के नाम से जाना जाता है, क्यूप्राइट। Cu2S कॉपर ग्लांस भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों कॉपर के काफी सारे एस्क होते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से इनकी बात करेंगे। कॉपर में हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हमें 2 एस्क और याद रखने चाहिए, क्योंकि वो भी हमें काफी परेशान करने वाला है। CO3.CuOH2 कॉपर का कार्बोनेट है बच्चों, कॉपर का हाइड्रोक्साइड भी है, इसको बोलते हैं मेलाकाइट एस्क। क्या नाम है इसका? मेलाकाइट एस्क। यदि मैं इसके आगे 2 लिख देता हूं तो CuCO3 हो जाएगा, CuOH2 हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा बच्चों अभी यहाँ पर एजुराइट एस्क। ठीक है, ये 2 भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। आगे 2 लिखा तो एजुराइट, आगे 2 नहीं है तो मेलाकाइट एस्क कहलाएगा। इसके बाद बच्चों हम आते हैं एल्यूमिनियम के एस्क के अंदर। हमने नोट किया यहाँ पर एल्यूमिनियम के एस्क। एल्यूमिनियम का जो बच्चों मुख्य एस्क होगा वो हमारे पास में होगा Al2O3 नाम अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा था, इसका नाम क्या बच्चों? बॉक्साइड एस्क इसको बोलते हैं। बॉक्साइड एस्क इसको हम कहते हैं। बच्चों यदि यहाँ पर मैं एक जल का अणु लिखता हूं, 2 की जगह 1 कर देते हैं, उसको बोलते हैं डायस्पोर नहीं, डायस्पोर। ठीक है, और यदि हमने यहाँ पर जल के अणु को हटा दिया है तो ये भी एक एस्क होगा, इसका नाम है बच्चों क्या? कोरेंडम। क्या बोला हमने यहाँ पर? कोरेंडम इसको बोला है। कोरेंडम ये इसका एस्क हुआ। नेक्स्ट यदि हम एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पर Na3AlF6 भी काफी बार हमारे सामने चैप्टर में आएगा, इसको बोलते हैं हम क्रायोलाइट। तो ये अपने पास में एल्यूमिनियम के यहाँ पर हमने मुख्य यहाँ पर एस्क को नोट कर लिया है। नेक्स्ट पे बातें हैं मरकरी का बच्चों यहाँ पर एक ही एस्क होगा, वो लिख देते हैं यहाँ पर हम मरकरी का एस्क। यहाँ पर हमें एक ही मिलता है इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है HgS। नाम है इसका सिनेबार। ओके, नेक्स्ट यदि हम बात करें यहाँ पर मैग्नीज के एस्क की, मैग्नीज का जो एस्क होगा मैग्नीज मैग्नीज का एस्क की हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमें एक ही एस्क याद रखना है मैग्नीज का। नाम है इसका क्या? MnO2 है फॉर्मूला इसका, उसको बोलते हैं हम पायरोलूसाइड एस्क। नाम क्या इसका? पायरोलूसाइड एस्क। यहाँ पर बच्चों क्रोमियम का एस्क की बात करें, क्रोमियम का जो एस्क होगा वो होता है FeO.Cr2O3। नाम होता है इसका बच्चों क्या? क्रोमाइट एस्क। क्या नाम होगा इसका? क्रोमाइट एस्क इसको हम बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने काफी सारे एस्क लिखे हैं, इस प्रकार से आपको हर धातु के एस्क मिलेंगे। इसकी हमने एक लिस्ट बना रखी है, हमने यहाँ पर मुख्य एस्क के बारे में आपको बता दिया है। इस लिस्ट को आप अपने DPP या हम जो लेक्चर शूट करेंगे क्वेश्चन वाला, उसमें आपको शो कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से मुझे यहाँ पर एस्क के नाम याद होना जरूरी है। एस्क के नाम होने के बाद हम देखते हैं
कि जब मुझे एस्क का पूरा पूरा नॉलेज हो चुका है, ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो इन एस्क का हमें अब करना क्या है। बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ धातु अलग विधि से, कुछ धातु अलग विधि से, तो कुछ धातु और अलग विधि से यहाँ पर निष्कासित किए जाते हैं। तो भाई यहाँ पर जो धातु कर्म में जो मेटलर्जी है वो पूरे कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार से मैं यहाँ पर धातु का निष्कर्षण कर सकता हूँ, कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसका अध्ययन अब यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं धातु कर्म के प्रकार। धातु कर्म की परिभाषा आपको अब समझ में आ चुकी होगी। हम यहाँ पर धातु कर्म को यदि परिभाषित करना चाहे तो आसानी से आप कर सकते हैं। धातु कर्म क्या होता है बच्चों, धातु कर्म की परिभाषा को हम बनाना चाहते हैं तो धातु कर्म में वह सारी विधियां जिनके द्वारा धातु का निष्कर्षण किया जाता है, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं इसकी। इसको हमने साफ कर दिया है तो इसको लिख सकते हैं वापस, धातु कर्म चैप्टर का नाम था। हमने यहाँ पर परिभाषित किया धातु कर्म को। वह प्रक्रम जिसके द्वारा विभिन्न विधियों को काम में लेते हुए, विभिन्न विधियों को काम में लेते हुए हम अयस्क से धातु का निष्कर्षण करते हैं। उसे बोलते हैं बच्चों क्या, धातु कर्म कहते हैं। और निष्कर्षण की जो बच्चों विधियां हैं, धातु कर्म की जो विधियां हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से देखी जाती है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम धातु कर्म के प्रकार में, धातु कर्म के प्रकार। ठीक है बच्चों, धातु कर्म के प्रकार में हम बात करें तो यहाँ पर मुझे धातु कर्म का प्रकार सबसे पहले दिखाई देगा नंबर 1 पर, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, या हिंदी में बोले तो वैद्युत धातु कर्म, इसको हम कह सकते हैं। नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे मैं धातु का निष्कर्षण करूंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे विद्युत धारा की आवश्यकता होगी, मुझे सेल की आवश्यकता होगी, सेल में मुझे इलेक्ट्रोड की भी आवश्यकता होगी, और मुझे सेल के अंदर वहां पर विद्युत अपघट्य की भी आवश्यकता होगी। तो बच्चों विद्युत अपघट्य द्वारा या सेल के द्वारा जब मैं धातु का निष्कर्षण करता हूं तो उसे बोलता हूं मैं विद्युत धातु कर्म विधि कहता हूं। ठीक है, इस प्रकार में तो आप चाहो तो शॉर्ट में लिख सकते हो, विद्युत के द्वारा निष्कर्षण। ओके, यहां पर एग्जाम्पल की बच्चों बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास में है। कौन सा एग्जाम्पल आएंगे यहाँ पर? एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, ऐसे धातु जो अधिक विद्युतधनीय होते हैं, जैसे कि एस ब्लॉक के, या एल्यूमिनियम भी क्या अधिक विद्युतधनीय होता है। तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल होंगे उसमें हम कौन सी धातु का मिलाने वाले हैं। एग्जाम्पल में आएगा अधिक विद्युतधनीय तत्व के एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, एस ब्लॉक के तत्व, और पी ब्लॉक में हम लेंगे एल्यूमिनियम भी है। ठीक है, वह एल्यूमिनियम। इनके लिए बच्चों में यहाँ पर विद्युत धातु कर्म विधि हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट नंबर की बच्चों हम बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास पे धातु कर्म का प्रकार है दूसरा, इसका नाम है जलीय धातु कर्म। जलीय धातु कर्म, नाम से काम पता करें। जलीय धातु कर्म का मीनिंग क्या हुआ? जहां पर मुझे जलीय माध्यम की आवश्यकता होगी, जैसे मैं जल डालूंगा या मुझे कोई रासायन डालना है, केमिकल डालना है, तो उसमें मैं पानी मिलाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे ना विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, ना मुझे वहां पर गर्म करने की आवश्यकता है। तो हमने देखा
जलीय धातु कर्म, मतलब यहाँ पर मुझे जलीय माध्यम की आवश्यकता होगी, जलीय माध्यम के द्वारा धातु का निष्कर्षण हमें करना होगा। एग्जाम्पल के बच्चों बात करें तो एग्जाम्पल में हम वो धातु रह सकते हैं जो निष्क्रिय होते हैं, जिन्हें हम नोबल धातु के नाम से जानते हैं, या जो इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी के अंदर H के नीचे में मिलता है, ठीक है, हाइड्रोजन के नीचे में मिलता है। तो देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल अपने पास में यहाँ पर है, वह धातु जो कम सक्रिय होते हैं, जैसे कम सक्रिय में हम लिख सकते हैं प्लेटिनम है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है, कभी कभी कॉपर भी कम सक्रिय हो जाता है। तो इनके लिए हम यहाँ पर काम ले सकते हैं बच्चों, क्या यहाँ पर हम काम ले सकते हैं, जलीय धातु कर्म को काम ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का बच्चों धातु कर्म है जो काफी काम आता है, इसका नाम है तापीय धातु कर्म। तापीय धातु कर्म का मीनिंग क्या हुआ, पायरोमेटलर्जी। यहां पर मुझे उच्च तापमान पर धातु का निष्कर्षण करना पड़ेगा, काफी उच्च तापमान पर मुझे निष्कर्षण करना पड़ता है। हम बोल सकते हैं उच्च तापमान पर धातु निष्कर्षण यहां पर होता है, ठीक है। तो बच्चों उच्च तापमान की हम बात करें तो ऐसे काफी सारे अपने पास में धातु हैं जिनमें मुख्य रूप से डी ब्लॉक के सक्रिय धातु होते हैं। सक्रिय का मीनिंग क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H के ऊपर होंगे, हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो हमने नोट किया एग्जांपल, डी ब्लॉक के सक्रिय धातु, जैसे हमारे पास में जिंक है, कैडमियम है, मरकरी हुआ, मरकरी ऊपर आ चुका है, मैग्नीज हुआ, आयरन हुआ, कॉपर हुआ, कोबाल्ट हुआ, क्रोमियम हुआ, बहुत सारे हुए। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से हमने धातु कर्म को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 पर लिखा था हमने कौन सा, विद्युत धातु कर्म, जहां पर हम अधिक विद्युत धनी तत्वों को काम में लेते हैं, इस प्रकार के धातु कर्म में। दूसरा पढ़ा हमने जलीय, जब मुझे जलीय माध्यम लेना होगा, धातु कौन से काम आएंगे, जिनकी सक्रियता कम है। और जो नेक्स्ट में हम बात करें तापीय धातु कर्म की, तापीय धातु कर्म में हमने देखा कि यहाँ पर सक्रिय जो डी ब्लॉक के धातु होते हैं उनके लिए मैं तापीय धातु कर्म काम में लेता हूँ। फिर भी यदि आपको इनके एग्जाम्पल याद करने हैं तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पर याद होनी चाहिए। जैसे मुझे तो याद है, थोड़ा बहुत मैं कोशिश करता हूँ उसको लिखने की। फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ले के 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान जान, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, महान जान कर फेंके सीढ़ी कोई नीचे सुनो प्रभात, ठीक है। नेक्स्ट, हे कौन आइए, हे कौन आइए आगे होंगे ब्रह्मानंद पंडित और कुलावत, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का थोड़ा सा एक आइडिया लिया। इस प्रकार से हम यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तत्वों को जमाते हैं। यहाँ पर ये मुख्य रूप से हमें दिखाई दे रहा है H हाइड्रोजन दिखाई दिया। यहाँ पर ये यहाँ से लेकर जितने भी धातु होंगे एल्यूमिनियम तक, इनके लिए हम काम में लेते हैं कौन से बच्चों, इनके लिए हम काम में लेंगे वैद्युत धातु कर्म, ठीक है। H के ऊपर जो भी डी ब्लॉक के आपको तत्व दिखाई देंगे इनके लिए आप काम में लेंगे क्या, इनके आपके लिए आप काम में लेते हैं कौन सी काम लेते हैं भाई, हम तापीय धातु कर्म, तापीय धातु कर्म को काम में लेंगे। और H के नीचे जो धातु होंगे जैसे अपने पास में है सिल्वर है, मरकरी है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, इनके हम काम में लेते हैं बच्चों कौन सी, जलीय प्रकार की, जलीय धातु कर्म यहाँ पर हम काम में लेते हैं। तो भाई हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हमने एक आइडिया लिया और यहाँ पर इसके एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर नोट कर लिए हैं, ठीक है।
बच्चों अब हम आगे बढ़े तो हम बात करें बार बार में धातु कर्म की विधियों, तो वो विधियां कौन कौन सी है जिसके द्वारा मैं धातु का शोधन आसानी से कर पाता हूं। तो इसको नोट कीजिएगा। अब हम विधियों के ऊपर प्रवेश करते हैं, विधियों में हम एंट्री करते हैं। तो ये हुआ प्रकार, अयस्क और खनिज की परिभाषा हमने बता दी है, अयस्क के प्रकार भी हमने देख लिए हैं, धातु कर्म की परिभाषा और धातु कर्म के प्रकार भी हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब हम देखते हैं बच्चों धातु कर्म की मुख्य विधियां। तो हमने प्रारंभ किया धातु कर्म की मुख्य विधियां। मुख्य विधि को पढ़ते पढ़ते ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है। मुझे सबसे पहले आपको काम करना है कि आपको भू प्रॉपर्टी जहां पर माइनस होती है, खान होती है, वहां से आप एस को बाहर निकाल के फैक्ट्री तक पहुंचा दें। फैक्ट्री तक पहुंचाने के बाद में आपको पहला काम करना है क्या, आपको पहला काम करना है कि एस को बारीक चूर्णित कर लेना है, बारीक पीस लेना है। तो नंबर ए पर आया, हमें क्या करना होगा, नंबर ए पर अयस्क को पीसना है, ग्राइंडिंग क्रशिंग करनी है। तो भाई अयस्क को पीसने के लिए काफी सारी मशीन आपको वहां पर मिलेगी, उन मशीन के द्वारा आप अयस्क को बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे आते हैं, ए नंबर के बाद में बी नंबर का प्रोसेस पे आते हैं। जब आप अयस्क को पीस लेंगे तो उसमें से आप क्या करेंगे बच्चों, अवांछनीय पदार्थों को हटा दें। ऐसी चीजें जो काम के नहीं है उनको आप हटा दें। हटाने के लिए हमारे पास कई विधियां होगी, देखते हैं कौन कौन सी है। इसके लिए हम देखते हैं नंबर बी पर अयस्क का सांद्रण। जब आप वहां से अवांछनीय पदार्थ हटाएंगे तो अयस्क का जो कंसंट्रेशन है वो ऑटोमेटिक वहां पर बढ़ जाएगा। इसके लिए हमें यहाँ पर दो प्रकार की विधियां दी जाती है, भौतिक विधियां, भौतिक विधियां, और दूसरी दी जाएगी बच्चों यहाँ पर हमें रासायनिक विधियां, रासायनिक विधियां। ओके, और ये विधियां कौन कौन सी है जिनको हम आगे पढ़ेंगे जब हम इस विधि में हम एंट्री करेंगे। तो अभी याद रखना है कि भौतिक विधियां और रासायनिक विधियां पर दी जाएगी। बच्चों जब सांद्रण पूरा हो जाए तो हमें क्या करना है, नंबर सी पर आते हैं। अब अयस्क का हो चुका है सांद्रण, अब आप अयस्क को जो सांद्रित अयस्क है उसको ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेंगे। तो नोट किया हमने, सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, और इसके लिए आपको पढ़नी होगी यहाँ पर मुख्य रूप से दो प्रकार की विधियां, दो प्रकार की विधियों से हम इसको कर सकते हैं ऑक्साइड में परिवर्तित। नंबर एक पर है निस्तापन, नंबर दो पर है भर्जन। ठीक है, निस्तापन और भर्जन टाइप की विधियों के द्वारा आप यहाँ पर अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित कर सकते हैं। अब आपने ऑक्साइड में परिवर्तित कर लिया है, अब आपका काम है कि इसको आप धातु को अपचित कर दें। ठीक है, यहाँ पे नोट किया हमने। सी के बाद में डी नंबर का प्रोसेस, ऑक्साइड अयस्क का अपचयन। आप क्या करना है, आपको यहाँ पर ऑक्साइड अयस्क का यहाँ पर आपको अपचयन करना है। इसके लिए हमारे पास बच्चों यहाँ पर 6 विधियां हैं, 6 विधियां होती है। कौन कौन सी होगी वो हम पढ़ते हैं तो आपको बता देंगे। यहाँ पर आपको 6 विधियों के द्वारा अपचयन कर सकते हैं यहाँ पर ऑक्साइड अयस्क का। तो ये अपचयन हो चुका है, हमें यहाँ पर धातु प्राप्त हो जाएगा। इस विधि में हमें धातु प्राप्त हो जाएगा। अब फिर भी इस विधि के द्वारा यदि धातु में कोई अशुद्धि रह चुकी है तो आप हम करेंगे इसका फाइनली शुद्धिकरण। रिफाइनिंग करना हमें, शुद्धिकरण करना है, प्यूरिफिकेशन भी इसको बोलते हैं। और जो शुद्धिकरण के लिए हमारे पास में यहाँ पर दी जा रही है कम से कम 9 से 10 विधियां हैं। 9 से 10 विधियां जो अलग अलग धातु के लिए काम आती है, इनको हमें याद रखना होगा।
और 9 से जब हम 10 वीडियो को पढ़ लेंगे तो हमें फाइनली यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा क्या, हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा इन सब विधियों के द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है और ये धातु होगा 99.9% शुद्ध होगा। तो अब हम इस चैप्टर में बच्चों यही काम करने वाले हैं, कौन से धातु के लिए कौन सी विधि काम आती है, इन सब विधियों को हमें यहाँ पर पढ़ना है। जब हम इस विधि को पढ़ लेंगे, इन सब विधियों को पढ़ लेंगे तो हमारा चैप्टर लगभग 99% यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इन विधियों को पढ़ने के लिए हम प्रारंभ करेंगे हमारा अगला लेक्चर जो जल्दी आपके पास पहुंचने वाला है। तो आज के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। हेलो बच्चों, चलिए आइए लेक्चर नंबर 1 धातु कर्म में। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है धातु कर्म की थ्योरी के बारे में स्टडी किया है बच्चों। वहां पर हमने देखा था कि किस प्रकार से हम वहां पर खनिज और अयस्क को परिभाषित कर पाते हैं। साथ ही हमने धातु कर्म के प्रकार का अध्ययन किया था और साथ ही हमने बहुत सारे खनिजों के बारे में भी अध्ययन किया था और आपसे कहा था कि हमें सभी अयस्क और खनिजों के सूत्र कम से कम याद कर लेने चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इस लेक्चर में हमने उनसे संबंधित प्रश्नों का समावेश किया है। आइए स्वागत करते हैं धातु कर्म मेटलर्जी के लेक्चर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे सामने है कि पृथ्वी की परत में बहुतायत से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। मतलब कहने का मीनिंग है कि इन 4 तत्वों में से मुझे बताना है कि पृथ्वी पर कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है अपने पास में कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैसेज होती है। गैसें भूपर्पट में भी हो सकती है और वायुमंडल में भी हो सकती है। जबकि यहाँ पर टिन और सिलिकॉन ये क्या होते हैं बच्चों, ठोस अवस्था में अतः भूपर्पट में हमें मिलेंगे। तो कहने का मीनिंग हुआ कि जो ठोस है ए बी ए सी वाले ये तो भूपर्पट के अंदर मिलते हैं, बाकी जो गैसेज है वो वायुमंडल और भूपर्पट दोनों में ही हमें मिल सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि बी और डी में से एक आंसर होना चाहिए। अब बच्चों आपको पता है कि वायुमंडल में जो हाइड्रोजन है उसकी जो प्रतिशत मात्रा बहुत कम है। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा है वो नाइट्रोजन के बाद दूसरे नंबर पर आती है। नाइट्रोजन होता है 78% पर और हमारा जो ऑक्सीजन है वो होता है बच्चों लगभग 20 या 21% पर होता है। तो इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पर गैसेस में से ही हमारा आंसर आता है और हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन की मात्रा कम है अतः ऑक्सीजन यहाँ पर हमें सबसे अधिक मिलने वाला तत्व मिलेगा पृथ्वी की सतह पर, चाहे पृथ्वी की वायुमंडल पर। तो हमने नोट किया कि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या बच्चों यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाने वाला हमारा तत्व होगा। आंसर डी हमें प्राप्त हुआ। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व इसकी मूल अवस्था में पाया जाता है। बच्चों हमने वहां पर अयस्क के प्रकार पढ़े थे, जहां पर हमने देखा था कि हमें 2 प्रकार के अयस्क मिलते हैं, नेटिव स्टेट में मतलब मूल अवस्था में या मुक्त अवस्था में, और दूसरा हमने पढ़ा था बच्चों संयुक्त अवस्था में हमारा अयस्क था। ठीक है बच्चों, वहां पर हमने आपको कहा था कि नेटिव अवस्था में हमें वहां पर जो नोबल धातु होते हैं वो मिलते हैं। जब हमने कहा था आपसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है, ये सब क्या होते हैं बच्चों अपनी मूल अवस्था में भूपर्पट के अंदर रखे होते हैं। ये किसी भी कंडीशन पर मतलब अधिक ताप अधिक दाब इन पर भी ये किसी अन्य तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो इनको हम नेटिव अवस्था वाले अयस्क बोलते हैं। ठीक है, वही तलाश करते हैं। पर सोडियम हमें नेटिव अवस्था में नहीं मिलेगा, ये हमें मिलता है बच्चों संयुक्त अवस्था में। गोल्ड मिल सकता है, सिल्वर मिल सकता है। तो बच्चों हमने बोला कि यहाँ पर हमें जो नेटिव अवस्था में मिलने वाले जो तत्व थे वो हम एक बार और लिख देते हैं। नेटिव मतलब मूल अवस्था में, मूल स्टेट में हमें कौन कौन से मिलते हैं हमने बताया था आपको अभी। यहाँ पर मुझे मिलेंगे प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, कॉपर आदि। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार के तत्व को लिखा था और यहाँ पर हम दे सकते हैं आंसर कि यहाँ पर मैच खा रहा है सिल्वर और गोल्ड, ये हमें नेटिव अवस्था में मिल जाते हैं। हाँ इनके अयस्क भी मिल सकते हैं लेकिन अधिकांशतः मुझे नेटिव अवस्था मतलब मूल अवस्था में मिलते हैं। ये मुक्त अवस्था में होता है, इनके अयस्क को हम बाहर निकालते हैं, थोड़ा सा साफ करते हैं, थोड़ा सा केमिकल मिलाते हैं और ये हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हमने यहाँ पर दिया बी और सी होना चाहिए, मतलब फाइनल आंसर हम कर देंगे यहाँ पर डी ऑप्शन का आंसर आ जाना चाहिए। तो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ डी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर बी की जगह आप इसको डी कर लेंगे क्योंकि गोल्ड भी क्या होता है बच्चों नेटिव अवस्था में हमें मिलता है। तो आंसर में करेक्शन है, यहाँ पर बी और सी दोनों आंसर है। 10 का आंसर क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर डी कर देते हैं। निम्न में से किस में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों विद्यमान होता है। बच्चों अयस्क के नाम आपको दे रखे हैं, हमें अयस्क के फॉर्मूले याद होने चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए, तो हम इस प्रश्न को आसानी से यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं।
तो भाई पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम कौन से एस्क में हमें एक साथ मिलेगा। मैग्नेसाइट की बात करें यहाँ पर, मैग्नेसाइट, तो बच्चों मैग्नेसाइट का जो सूत्र हुआ वो ये है बच्चों, मैग्नीशियम का एस्क मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र होता है कार्नेलाइट। बच्चों यहाँ पे दिया जा रहा है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का सूत्र हमने पढ़ा हुआ है KCl.MgCl2.6S2। यहाँ पर हमें कैल्शियम दिखाई नहीं दिया, ऊपर वाले में कैल्शियम नहीं था। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पाते हैं केलामाइन। केलामाइन बच्चों जिंक का एस्क होता है, जिंक कार्बोनेट। और लास्ट में हमने देखा डोलोमाइट। डोलोमाइट में यदि हम आते हैं इसका सूत्र हुआ कैल्शियम कार्बोनेट .MgCO3। तो मुझे यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों दिखाई दे रहा है, अतः डोलोमाइट जो एस्क है उसमें कैल्शियम भी होगा और मैग्नीशियम भी होगा, अतः कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का ये एस्क माना जाता है। आंसर बच्चों हमने टिक कर दिया यहाँ पर, फाइनल डी। निम्न में से कौन सा लोहे का एस्क नहीं है, मतलब आयरन का कौन सा एस्क यहाँ पर नहीं होता है, ये मुझे यहाँ पर सर्च करके बताना है। हेमेटाइट एस्क बच्चों, हेमेटाइट तो लोहे का मुख्य एस्क होता है और उसका फॉर्मूला हमने याद भी किया है, लिखा भी है Fe2O3, ये उसका फॉर्मूला हुआ Fe2O3। लिमोनाइट बच्चों, लिमोनाइट भी यहाँ पर आयरन का ही एस्क है, इसका फॉर्मूला है Fe2O3 3H2, ये होगा अपने पास में लिमोनाइट एस्क। नेक्स्ट में बात है कैसिटेराइट। कैसिटेराइट यदि हम याद करें तो ये होता है बच्चों टिन स्टोन, ठीक है। टिन स्टोन का मीनिंग हुआ, इसका सूत्र हुआ, फॉर्मूला हुआ SnO2। ओके, यहां पर हमें आयरन नहीं मिला, हमें मिला है बच्चों यहाँ पर टिन, एसिड मिला है। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला में हम जानते हैं कि Fe3O4 होता है। तो भाई यहाँ पर 3 अयस्क में आयरन हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में हमें आयरन दिखाई नहीं दिया। यह किसका है, यह टिन का अयस्क है, टिन का अयस्क है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई ये टिन का अयस्क है, आयरन का नहीं है, और जो अयस्क आयरन का नहीं है वही इस प्रश्न का आंसर बन जाता है। आंसर हमें सी प्राप्त हो जाता है। लिथार्ज, लिथार्ज किसका खनिज है बच्चों, लिथार्ज, लिथार्ज का मीनिंग हुआ लेड का ऑक्साइड। जब जहां पर लेड क्या होगा बच्चों, +2 ऑक्सीजन अवस्था में होता है, उसको बोलते हैं हम लिथार्ज कहते हैं। तो याद रखेंगे लिथार्ज खनिज है किसका बच्चों, लेड का। नोट किया हमने PbO, जहां पर लेड क्या है सेकंड अवस्था में आता है, उसे बोलते हैं हम क्या पर लिथार्ज कहते हैं, लिथार्ज कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि लिथार्ज ना तो मैग्नीशियम का सूत्र होता है, ना लिथियम का है, हाँ लेड का होता है, ना कि जिंक का होता है। तो हमने आंसर टिक कर दिया है कि लिथार्ज में हमें लेड मिलता है, वो भी +2 ऑक्सीजन अवस्था के अंदर। आंसर टिक किया हमने, फाइनल सी। निम्न में से कौन सा मैग्नीज का खनिज नहीं है। बच्चों आप देख रहे हो कि जितने भी इस लेक्चर में जो प्रश्न बनते जा रहे हैं वो सब खनिज या अयस्क के नाम या सूत्र से संबंधित बनते जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि हमें यहाँ पर खनिज और अयस्क के सूत्र और नाम याद करना जरूरी है। आइए देखते बच्चों कौन सा मैग्नीज का खनिज है। अच्छा खनिज है हमें पता करना है मैग्नेसाइट। बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है मैग्नेसाइट, भाई मैग्नेसाइट तो होता है मैग्नीशियम का, ना कि मैग्नीज का। तो ये हो गया MgCO3। मैग्नेटाइट, बच्चों ये मैग्नेटाइट है, तो यहां पर ये मैग्नेटाइट होता है किसका, आयरन का, Fe3O4। नेक्स्ट मेलाकाइट। और मेलाकाइट बच्चों, मेलाकाइट हमने पढ़ा कॉपर का अयस्क होता है, ये होता है बच्चों कॉपर का हाइड्रोक्साइड और कार्बन वाला अयस्क होता है, ये वो आपके पास में मेलाकाइट अयस्क का फॉर्मूला। पायरोल्यूसाइड और, पायरोल्यूसाइड और बच्चों ये जो पायरोल्यूसाइड और है ये हम KMnO4 बनाने की विधि में देखते हैं और इसका सूत्र होता है MnO2। और ये क्या बच्चों यहाँ पर ये मैग्नीज का अयस्क हुआ, मैग्नीज का अयस्क। हमने फाइनल आंसर दिया कि मुझे मैग्नीज का अयस्क प्राप्त हो चुका है, इसका नाम होता है पायरोल्यूसाइड अयस्क। ठीक है, आंसर डी हमने टिक कर दिया है। नेक्स्ट केलामाइन। और केलामाइन अयस्क की हम बात करें बच्चों, केलामाइन जिंक का अयस्क होता है, जिंक का कार्बोनेट वाला अयस्क होता है। तो आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। बेरियम कार्बोनेट नहीं है, जिंक कार्बोनेट आंसर है हमारा। इसको ये बोलते हैं बच्चों हम क्या, केलामाइन बोलते हैं। केलामाइन अयस्क जिंक का अयस्क होता है, ये केलामाइन का अयस्क है।
जिंक सल्फाइड नो, जिंक ऑक्साइड नो। हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है हमें। जिंक के कार्बोनेट को हम बोलते हैं बच्चों केलामाइन एसिड बोलते हैं। हमारा आंसर होगा फाइनल यहां पर बी। नेक्स्ट ब्लैक जैक। ब्लैक जैक कलर में ब्लैक है और ब्लैक जैक इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि यहां पर जिंक जो अपने पास है उसका ये एस होता है ZnS। इसको बोलते हैं बच्चों हम जिंक ब्लेंड के नाम से भी जानते हैं, जिंक ब्लेंड या जिंक पायरेटिस भी इसको हम कहते हैं। और एक नाम हमें और पता चला ब्लैक जैक भी इसको कहा जाता है। तो बच्चों ब्लैक जैक कौन सा हुआ? ये होता है सल्फाइड वाला और है जहां पर जिंक उपस्थित होता है। तो हमने देखा कि ये सल्फाइड इसके अंदर आयन होता है, अतः सल्फाइड एस्क है ये क्या? ब्लैक जैक। तो ये ब्लैक जैक जो एस्क हुआ वो क्या है? जिंक का सल्फाइड वाला एस्क होता है। अतः आंसर दिया हमने कि आप ब्लैक जैक सल्फाइड आयन रखता है, इसलिए इसका आंसर मिलेगा बच्चों हमें यहां पर फाइनल डी मिल जाता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न यहां पर स्क्रीन पर आ चुका है। पायरोल्यूसाइड एस्क, अभी कुछ देर पहले हमने उसको सोल्व किया है। जो पायरोल्यूसाइड एस्क के बच्चों ये होता है मैग्नीज का एस्क है। तो लिख सकते हैं यहां पर हम पायरोल्यूसाइड जो एस्क है ये होता है किसका? मैग्नीज का एस्क होता है। और उसका जो सूत्र है वो होता है बच्चों MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पर हमें सूत्र ऐसा ढूंढना है, तलाश किया और तलाश हमारी खत्म हुई, हमें तलाश मिली कहां पर? डी के अंदर। तो हमने आंसर टिक कर दिया है यहां पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में बात है एस्क में उपस्थित अशुद्धियां क्या कहलाती है? बच्चों जो हमारा एस्क है उसमें काफी सारी अशुद्धियां होती है। प्रारंभ में जब हम एस्क को चूर्णित करते हैं विभिन्न प्रकार की मशीन के द्वारा, उसमें बहुत सारा हमें कचरा दिखाई देता है और उस कचरे को बच्चों क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं, जो अशुद्धि है उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में मैट्रिक्स, या हमने लिखा था गैंग, और दोनों का हिंदी में शाब्दिक उच्चारण निकाले तो उसको बोलते हैं बच्चों हम अधात्री। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हम अधात्री कह सकते हैं। अतः एस्क में प्रारंभ में जो हमें अशुद्धियां मिलती है उन्हें मैट्रिक्स, अशुद्धियां, गैंग या अधात्री नाम से जानते हैं। अतः इस प्रश्न का आंसर बच्चों हम टिक कर देंगे यहां पर डी। गालिगस का आंसर नहीं होगा, धातुमल भी नहीं होगा और मिश्र धातु भी इसको नहीं बोलते हैं। कार्बोनेट एस्क का सही समूह कौन सा है? हमें बताना है बच्चों, सही समूह के बारे में बात करनी है। एक बार चेक कर लें कि सही पूछा है या उसने गलत पूछा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट की हम बात कर रहे हैं तो मैग्नेसाइट बच्चों यहाँ पर मैग्नीशियम का एस्क है। ये हम अभी 2-3 बार इसको सोल्व कर चुके हैं। फॉर्मूला आप लिख सकते हैं यहाँ पर, मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता है ये। ओके, कार्बोनेट एस्क हमें मिल चुका है एक। सिडेरेट बच्चों बात करें यहाँ पर सिडेरेट। सिडेरेट नाम सुनते ही मुझे याद आता है कि ये आयरन का ही एस्क है और यहाँ पर होता है क्या बच्चों? कार्बोनेट होता है। तो आयरन कार्बोनेट क्या कहलाता है बच्चों? सिडेरेट के नाम से क्या रहता है। जिंकाइट बच्चों क्या है? जिंकाइट। जिंकाइट का मीनिंग हुआ कि यहाँ पे जिंक का एस्क होगा और जिंकाइट का फॉर्मूला हुआ ZnO। अर्जेंटाइट बच्चों, अर्जेंटाइट लैटिन नाम सब समझिए। सिल्वर का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम है। अतः ये अर्जेंटाइट का मीनिंग क्या हुआ? Ag2S, इन्हें सिल्वर का ही एस्क होगा। तो ये हुआ बच्चों Ag2S के नाम से जानते हैं। हमें पता करना था यहाँ पर कार्बोनेट एस्क का सही समूह क्या है। तो हमें मिला यहाँ पर कहां पर? ए में मिला है, बी में मिला है। तो ए और बी हमें दिया जा रहा है कैपिटल ए वाले ऑप्शन में। हमारा जो आंसर फाइनल टिक किया हमने यहाँ पर वो कर दिया ए कि ऑप्शन नंबर ए और बी में हमें यहाँ पर कार्बोनेट वाले एस्क दिखाई देते हैं। मूर्खों का सोना, फुल्स गोल्ड, हमने ये लिखा था अभी। तो बच्चों फुल्स गोल्ड की हम बच्चों बात करें यहाँ पर तो देखिए आयरन पायरेटिस, फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला हुआ इसका यहाँ पर क्या होता है भाई? Fe(S2). ओके, कॉपर पायरेटिस Cu Fe(S2). ठीक है, हॉर्न सिल्वर आपको पता है, बाकी एजीसेल वगैरह। तो भाई आपको पता करना है कि ब्रॉन्ज वगैरह जो भी है तो मिश्र धातु होती है। हॉर्न सिल्वर होती है बच्चों एजीसीएल होता ही है। ये अपने पास एजीसीएल है और ये क्या है? ये तो मिश्र धातु होती है। ये क्या होती है बच्चों? मिश्र धातु होती है। हम बात करें मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? बच्चों जैसे कि हमने आपको बताया था अभी कि यदि हम
एक आयरन का अयस्क लाते हैं जिसका नाम फॉर्मूला है FeS2। तो ये रात्रि के समय चमकता है, उसकी जो चमक है वो सोने की तरह होती है। तो फैक्ट्री जहाँ पर इसको हम लेके गए हैं वहाँ पर उपस्थित जो कर्मचारी होते हैं वो उसको देखते हैं और सोचते हैं कि भाई काफ़ी सारा सोना आ गया है फैक्ट्री के अंदर, चलिए उसको हम लूट लेते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे मजदूर हैं और ये भागते हुए क्या हो रहे हैं बच्चों, आगे भी आते जा रहे हैं। जब इनको पता चलेगा कि भाई ये सोना नहीं है, ये तो क्या है, ये तो लोहे का अयस्क है, तो ये काफ़ी दुखी होते हैं और ये अपने आप को मूर्ख साबित करते हैं कि हम मूर्ख बन गए हैं। इसलिए बच्चों हम FeS2 को क्या बोलते हैं, फूल्स गोल्ड के नाम से जानते हैं। फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आंसर दिया आयरन पायरेटेज जिसका सूत्र है FeS2, उसको मूर्खों का सोना कहते हैं। आंसर टिक के हमने यहाँ पर ए। धातु कर्म एक प्रक्रम है। भाई मेटलर्जी में हम करते क्या है, मेटलर्जी में हम खनिज या अयस्क से क्या करते हैं बच्चों, पर धातु का डिस्कशन करते हैं विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा। इसे बोलते हैं बच्चों हम क्या, धातु कर्म या मेटलर्जी बोलते हैं। ये हमने परिभाषा में परिभाषित कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। अयस्क के सांद्रण की विधि है, नो। अयस्क के भर्जन की विधि है, हाँ हो सकती है। अयस्क से धातु निष्कर्षण की संपूर्ण विधि है। ठीक है, संपूर्ण विधि को यदि मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूं तो हमें पता लगेगा कि संपूर्ण वो विधियां जिससे मैं अयस्क से धातु का करूंगा निष्कर्षण, वो सब धातु कर्म मतलब मेटलर्जी में आती है, शामिल की जाती है। आंसर सी हमने यहाँ पर टिक कर दिया है। वात्यवट्टे में अयस्क पर कार्बन की योग को, तो भाई डी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, इन सब का सम्मिलित रूप क्या है, फाइनली यहाँ पर हम सी बोलते हैं। अतः संपूर्ण विधियां जिनके द्वारा मैं धातु का निष्कर्षण करूंगा काफी आसानी से, वो कह रहे हैं कि बच्चों क्या, धातु कर्म प्रोसेस कहलाते हैं। आंसर हमने टिक कर देना चाहिए, फाइनल यहाँ पर सी। सभी अयस्क खनिज होते हैं, जबकि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। क्योंकि भाई हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हमने आपको थ्योरी बताया था कि खनिज और अयस्क को हमने परिभाषित भी किया था वहां पर कि खनिज से धातु का जो निष्कर्षण होता है थोड़ा कॉस्टली होता है, महंगा होता है और सुविधा प्रयोग भी नहीं होता है। जबकि अयस्क क्या होता है बच्चों, अयस्क की प्रारंभ में खनिज होते हैं, लेकिन हमें बात पता लगता है कि कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनसे धातु का निष्कर्षण काफी आसान से हो जाता है, सस्ते में हो जाता है और धातु का जो मात्रा है वो भी हमें अधिक मिलती है। अतः उन खनिज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अयस्क के नाम देते हैं। तो आपने देखा कि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है एकदम राइट है। तो हमने बोला कि क्या सभी खनिज को हम अयस्क बोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि कुछ खनिज ऐसे होते हैं जहां से धातु को निकालना काफी मुश्किल होता है, मुझे ऐसा विकल्प यहां पर ढूंढना चाहिए। तो देखते हैं, सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण आर्थिक रूप से सही नहीं होता है या नहीं किया जा सकता है, एकदम राइट है। सभी खनिज हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ बनेंगे अयस्क, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं बन सकते हैं क्योंकि सभी से धातु का निष्कर्षण आर्थिक रूप से क्या होता है बच्चों, सही नहीं हो सकता है। अतः ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमने ए तो टिक कर दिया है। बाकी हम बी पढ़ लेते हैं, खनिज संकुल यौगिक बनाते हैं, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। खनिजों को खदानों से प्राप्त किया जाता है, सबको प्राप्त किया जाता है, भाई सभी कथन सही है, नहीं सभी कथन सही नहीं है। यहाँ पर हमें परफेक्ट जो कथन दिखाई दिया वो दिखाई दिया खनिज के परिभाषा के अनुसार, एक कथन हमें टिक कर देना चाहिए। तो आंसर मिला हमें यहाँ पर फाइनल ए। तापीय प्रक्रम का उपयोग धातुओं के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, हम बात करें तापीय प्रक्रम का उपयोग धातुओं के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। ये बच्चों प्रश्न लेक्चर नंबर 2 का है, फिर भी यहाँ पर हम इसका आंसर एक बार दे देते हैं कि भाई यहाँ पर हम देखते हैं कौन से बच्चों हम बात करें, यहाँ पर तापीय धातु कर्म की बात करें। जैसे हमने पढ़ा था कि तापीय जो धातु कर्म होता है वहां पर हम उसको देखते हैं किसके लिए, जो हाइड्रोजन के ऊपर है विद्युत केमिकल सीरीज के अंदर, उन धातु के लिए हम यहाँ पर पायरोमेटलर्जी को यूज करते हैं, तापीय धातु कर्म को यूज करते हैं। ऐसे क्यों करते हैं, आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि जब मैं ताप के द्वारा अयस्क को गर्म करता हूं तो वहां पर जो हमारे अयस्क हैं वो आसानी से ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं और वो क्या होता है बच्चों, वहां पर आसानी से स्थायी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा विकल्प मुझे देखना है। अब से अभी हमने नहीं पढ़ा है, ये भी हमने नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि गर्म इसलिए करते हैं ताकि ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए, अतः इसका आंसर हमें यहाँ पर डी टिक कर देना चाहिए। ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे, इसका आंसर कैसा आया अभी हम देखते हैं।
तो बच्चों यहाँ पर हमने इस प्रश्न को सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आ चुका है, सिने बार किसका अयस्क होता है। बच्चों यहाँ पर मुझे देखना है कि सिने बार किसका अयस्क है। ठीक है भाई, सिने बार बार किसका अयस्क होता है बच्चों, मरकरी का। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सिने बार का सूत्र है, जो सिने बार का सूत्र होता है वो क्या होता है, याद आया कुछ, हमें याद आ रहा है कि सिने बार का सूत्र होता है बच्चों HgS। क्या होता है बच्चों, HgS। ठीक है, तो यहाँ पर नोट किया हमने, मरकरी का सल्फाइड है आपके पास में, तो कह रहा था बच्चों वो सिने बार नाम का अयस्क, और हम बोल सकते हैं कि सिने बार मरकरी का अयस्क होता है, कॉपर का नहीं है, लेड का नहीं है, जिंक का भी नहीं होता है। ठीक है, आंसर टिक किया हमने यहाँ पर फाइनल ए। लेड के डिस्कशन के लिए इसका कौन सा महत्वपूर्ण व्यावसायिक अयस्क होता है। तो बच्चों ये लेड वगैरह, आयरन, एल्यूमिनियम, ये काफी इंपॉर्टेंट अयस्क है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। जिससे मेरे पास लेड आता है तो मैं याद करूंगा भाई लेड सल्फाइड यानी गेलेना यहाँ पर मुख्य अयस्क होता है लेड का, तो मुझे गेलेना पर सर्च करना है, बाकी मुझे विकल्प को देखना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है गेलेना, जिसका व्यापारिक रूप से मैं इसका उपयोग करूंगा और लेड को अधिक मात्रा में प्राप्त करूंगा। तो हमने देखा एंग्रेसाइट, केरोसाइट, सिडराइट, गेलेना। तो बच्चों यहाँ पर गेलेना पीबीएस का क्या है, पीबीएस जिसको बोलते हैं हम गेलेना, ये इसका बहुत ही मुख्य अयस्क होता है, जिसका मैं उपयोग व्यापारिक रूप से कर सकता हूं आसानी से। तो यहाँ पर हमने आंसर टिक किया कि गेलेना लेड का क्या बच्चों, व्यापारिक अयस्क कहलाता है। आंसर आया आपके पास में फाइनल सी। कौन से खनिज का नाम गलत है, ओके, कौन से खनिज का नाम मुझे यहाँ पर गलत दिख रहा है, हमें बताना है। भाई बॉक्साइड अयस्क की हम बात करें तो भाई बॉक्साइड अयस्क Al2O3 2s2 एकदम राइट दिखाई दिया हमें। चाल्कोसाइड्स कॉपर का सल्फाइड होता है, ये भी एकदम राइट है। क्रायोलाइट NaF3LF6, आप चाहे तो उसको ऐसे लिख सकते हो, Na3LF6 भी लिख सकते हो, दोनों एक ही है, और लगा देना इसके बीच में, ये भी राइट है, ये भी राइट है। तो भाई ये भी हमें राइट दिखाई दिया। फेल्सपार, जो फेल्सपार की हम बात करें तो फेल्सपार में ये सिलिकेट यहाँ पर नहीं आता है। ठीक है बच्चों, ये तो क्या है, सिलिकेट का फॉर्मूला दे रखा है, सिलिकेट बहुलक होता है, ये बहुलक यहाँ पर नहीं है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि फेल्सपार का फॉर्मूला किसी भी कंडीशन में यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है, ये फेल्सपार का यहाँ पर फॉर्मूला हमें नहीं दिखाई दिया। हमने आंसर दिया कि ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत दिखाई दे रहा है, ये तो सिलिकेट का है फॉर्मूला, अतः फेल्सपार मुझे यहाँ पर मैच होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आंसर टिक कर दिया हमने फाइनल, यहाँ पर डी हमें गलत दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, खनिजों में उपस्थित अशुद्धियां क्या कहलाती है। खनिज हो चाहे अयस्क हो, उसमें जो अशुद्धियां होती है जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, जिनको हम समय समय पर हाथ के द्वारा या सानन की विधि के द्वारा अलग करते रहते हैं, उन सबको बच्चों हम मैट्रिक्स कहते हैं, गैंग कहते हैं, या फिर उनको हम हिंदी में अधात्री के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप अपने पास में क्या है, अशुद्धियां है जिसको हमने बोला है अधात्री, या आप बोल सकते हो मैट्रिक्स, या बोल सकते हो गैंग। ओके, गालक, धातु अंश, चूर्णीकृत, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अशुद्धि को बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर हम फाइनली ए है उसको बोल देंगे। आंसर आना चाहिए हमें फाइनल ए दिखना चाहिए, तो आंसर हमें ए दिखाई दे रहा है। कॉपर का डिस्कशन व्यापारिक रूप से हम किससे कर सकते हैं। कॉपर में देखते हैं बच्चों स्फेनाइट, डोलोमाइट, गेलेना, मेलाकाइट। भाई यहाँ पर हम बात करें कॉपर की तो स्फेनाइट नहीं होता इसका, डोलोमाइट तो कैल्शियम मैग्नीशियम का है, गेलेना हमें दिखता है किसका बच्चों, लेड का है। और इधर बात करें मेलेकाइट जो अयस्क के उसके फॉर्मूले में मुझे दिखाई देता है कॉपर का कार्बोनेट और कॉपर का हाइड्रोक्साइड, ये होता है मेलाकाइट। जो ऐसा कैसा एक और होता है जिसका आगे हम 2 लिख देते हैं, बताइए क्या था वो था एजुराइट। क्या था बच्चों वो, एजुराइट। ये एजुराइट है और ये मेलाकाइट है, ये था एजुराइट। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हमने लेक्चर नंबर 1 के काफी सारे प्रश्नों को हल कर लिया है। तो लेक्चर नंबर 1 में बच्चों हमेशा हमें और के फॉर्मूले और यहाँ पर हमें उनके नाम याद होने चाहिए, ये इसका मेन पॉइंट हमें याद रखना चाहिए। तो हमें आंसर प्राप्त हो चुका है इस प्रश्न का, यहाँ पर डी हमें प्राप्त हो चुका है, हमने यहाँ पर आंसर डी टिक कर दिया है।
और बच्चों इस प्रकार से हमने यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 के सभी प्रश्नों को सोल्व किया। तो हमें पता लग चुका है कि हमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उनको हमें किस प्रकार से यहाँ पर सोल्व करना है। लेक्चर नंबर 2 बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है, तो बने रहिए A2 स्टडी के साथ में। थैंक यू।